हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिएगा, अभी जल्द ही आया है यूपीएसआई का नोटिफिकेशन और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको एक नौकरी इसमें जरूर मिल सकती है। बस आपकी जरूरत है आपको कि आप अच्छे से पढ़ें, सही दिशा में पढ़ें और क्या पढ़ना है ये भी जानना जरूरी है, समझिएगा। मैं देखिएगा, मैं लेकर आया हूँ पीवाई क्वेश्चन जो 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। देखिएगा, ये केवल पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं है, आपने क्वेश्चन तो बहुत सारे किए होंगे। सिलेबस सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार नहीं दो तीन बार पढ़ा होगा। लेकिन जब आप मॉक लगाते हैं तो मॉक में आपके नंबर नहीं अच्छे आते। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि मॉक में नंबर पढ़ तो पूरा लिया, लेकिन मॉक में नंबर ही नहीं आ रहे। क्या करें, डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसे करते करते आप बहुत परेशान रहते हैं। इधर उधर बार बार क्लासेस करना, ये वो, तो बार बार क्लासेस, बार बार। देखो भाई, सिलेबस एक बार पढ़ाया जाता है, बार बार नहीं पढ़ाया जाता है। बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस आप क्या करते हैं गलती, कि आप टॉपिक वाइज करते हैं कि परसेंटेज का उठाया चैप्टर तो उसके पीवाईक्यू कर लिए, उसके आपने एक एक क्वेश्चन बना लिए। फिर उसके बाद में क्या किया, आपने पार्टनरशिप का उठाया, ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का उठाया, तो उसके टॉपिक वाइज करते गए। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू या क्वेश्चन बनाने का से फायदा नहीं मिलेगा। फायदा तब मिलेगा जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेपर में आप क्या आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। बात क्लियर इतनी। अब देखिएगा, मैं जो मॉक ये लेकर आया क्वेश्चन, इसमें केवल 40 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मॉक मेरे द्वारा दिए गए हैं। और इस मॉक में क्या देखिएगा, यूपीएसआई यूपीएसआई में आपके लिए टाइमिंग सफिशियंट रहता है, टाइमिंग बहुत रहता है, तो टाइमिंग का कोई दिक्कत होता नहीं है। बस केवल क्या होता है, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, आपको सवाल आने चाहिए, आप बना ले जाएंगे। अब सवाल आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और सवाल कब आएंगे? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर वो चीज बताऊंगा, कुछ नए क्वेश्चन जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन देखिएगा, ये मॉक है। और मॉक में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम में आपके आए थे, ये हूबहू वैसा ही मॉक है। और ये पीवाईक्यू बेस्ड मॉक है। तो मैं सभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैथ के। इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन इंक्लूड है, क्योंकि जो 2021 का यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें मैथ में रीजनिंग भी पूछे गए थे। तो ये है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जो बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आपको मदद मिले। और आप भी क्वेश्चन मॉक अटेम्प्ट करें, मॉक दें, तो आपके अच्छे मार्क्स आए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंस पीक पर पहुंचे। और जब आप पेपर में बैठे तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे और पेपर उसी कॉन्फिडेंस में दें। और आप एक दिन अच्छे पेपर में अच्छे मार्क्स करें और आप एक नौकरी के हकदार हो जाए, एक नौकरी पा जाए, आपके कंधों पर दो सितारे चमकने लगे। बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपकी तैयारी में जान डालने के लिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जानने से पहले मैं जान लेता हूँ, क्या जान लीजिए आप कि एक इम्पोर्टेंट किस देखिएगा। मैथ किसी एक कंपटीशन, एक पेपर के लिए नहीं होता। मैथ सभी पेपर के लिए, सभी कंपटीशन के लिए सेम होता है। बस होता है, ये है कि यूपीएसआई में हो सकता है कुछ लेवल डाउन हो, यूपीपी में और लेवल डाउन हो, ठीक है, कांस्टेबल का। और सीजीएल में के लेवल अप हो, एमटीएस में और सीएचएल में थोड़ा अप हो, लेवल डाउन हो। और सीपीएसआई में थोड़ा लेवल क्या होता है, थोड़ा और अप हो। ऐसे रेलवे एनटीपीसी में आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, बस क्या हो सकता है, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी होती कम ज्यादा हो सकती, इतनी होगा। तो क्या कुछ मैथ अलग थोड़ी ना होता भाई। परसेंटेज का जो क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछेगा, परसेंटेज का अगर पूछेगा तो एनटीपीसी में भी वैसा ही पूछेगा परसेंटेज। क्या परसेंटेज का कुछ सिंह जाम जाएगा एनटीपीसी में? नहीं, नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, बस सेम रहता है, बस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ी घटी जाती है। बस इतना अंतर रहता है। तो ये एसएससी जीडी टेक्नीशियन, एलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, सीपीओएसआई, सीएचएल, एमटीएस, सीजीएल, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 18,122 रुपए में बेचा जाता है, तो यह इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 30% अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं देखिएगा वहां टाइमिंग 2 मिनट लगा दिया हूँ, इसके पीछे का कारण अभी देखिए 2 मिनट 9 सेकंड है। ठीक है, तो देखिए 29% इस क्वेश्चन को लोगों ने करेक्ट किया और सभी ने नहीं कर पाए हैं।
तो ये क्वेश्चन देखिएगा, इतना टाइम लगेगा नहीं। मैं क्वेश्चन जब देखेगा इसमें टाइमिंग बहुत, तो मैं एक्यूरेसी पर पहले बात क्या काम कर रहा था। दूसरी बात, मैं मॉक लगा रहा था, तो परिवार के साथ बैठते हुए बात करते हुए, दोस्त बैठा हुआ था बात करते हुए थे, मॉक लगा रहा था। मैं मॉक ऐसे मेरे पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। मैं मुझे एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं होती, किसी भी एटमॉस्फेयर में पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो लेकिन आपको लिए जो सही हो वो ऐसा आप पढ़िए, मेरे जैसा मत कीजिएगा आप। ठीक है। तो मैं इसलिए इतना टाइम लगा, क्योंकि इतना टाइम लगाने की जरूरत इस सवाल में नहीं थी। सवाल ये है, जैसे इतने रुपए में अगर बेचा जाता है किसी वस्तु को, तो उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने पर जो होने वाली हान से 21% अधिक लाभ, यानी इस पर जो हान होती है उस हान से 21% लाभ अधिक अर्जित करता है इतने रुपए में बेचने पर। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आप तो एक बेसिक जाओगे, और बेसिक से ना करके मैं कहूंगा इसको हम इससे कर ले, शॉर्ट से कर लें। तो शॉर्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल जब आएंगे आपको, तो ऐसे पहले लिखिएगा, इधर एसपी है, एक इधर एसपी है, दो एसपी है, क्लियर इतनी बातें। अब इधर कितना है, 18,122 रुपये में बेचा था, और यहाँ 9,061 रुपये में बेचा था। अब आप बताइए, एक बार इतने में बेच रहा है, एक बार इतने, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कम में बेचेगा तो हान होगा, अधिक में बेचेगा तो लाभ। तो यहाँ क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। देखिएगा, 21% अधिक लाभ अर्जित करता है हानि से। तो 21% का फैक्टर कितना होगा, आपको हो गए 21/100, यही तो होगा ना, 21/100। अच्छा यहाँ पर देखिए, अधिक अर्जित अगर यहाँ 100 था, लॉस अगर 100 था, लाभ हानि से अगर लॉस 100 था, तो लाभ कितना करेगा, 121 करेगा। अच्छा 121 का, अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर बता सकते हैं कितना अंतर, आप कहोगे जो अंतर है ना, वो इन दोनों को जोड़ करके उनका उसके बराबर होगा। तो अंतर कितना है, अंतर निकालेंगे, दो में से एक जाएगा एक, और 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 10, और 10 में से जीरो यानी कितना, जीरो बचा, जीरो में से जीरो की जाएगा जीरो, और यहाँ बचा कितना, आप कहोगे 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, 9,061 बचा। इतनी बातें क्लियर। 9,061 में क्या है, आपका प्रॉफिट और लॉस, ये जो अंतर आया। अब वही देखिएगा, यहाँ एसपी इतना है, यहाँ एसपी इतना है, भाई इन दोनों पे जो ये अंतर आया है ना, अंतर क्यों आया है, अंतर इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों क्या है, लाभ और हान, लाभ हान दोनों करके ऐड करके जो आया है वही अंतर है। इसमें लाभ भी है और हान भी, इसमें क्या है, आपका प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। अब प्रॉफिट लॉस दोनों है, तो भैया हम कहेंगे एक जगह प्रॉफिट 121 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद आएगा 221, 221 की वैल्यू 9,061। तो भैया इस कटेगा ना, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा, दो चौक आठ, दो चौक आठ, 4 बार जाएगा, और एक तो 4 बार जाएगा, चार, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, 84, और 16 22, फिर आएगा 221, तो कितना बार जाएगा, अब एक बार जाएगा, यानी 41, यानी कितना बार जाएगा, 41 बार, यानी 221 का गुणा 41 करोगे इतना 9,061, तो एक की वैल्यू कितनी है, 41 हो गई। इतनी बातें क्लियर। अब जब एक की वैल्यू 41 है, तो हम कहेंगे कितनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 41 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 41 से गुणा कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4100। मैं यहाँ गुणा नहीं करूंगा, कारण क्योंकि पूछा क्या है, सीपी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो भैया 9,061 में मैंने बेचा, ठीक है, तो मुझे 4100 का लॉस हुआ, इतना का लॉस हुआ, तो मैं खरीदा कितने में हुआ हो, तो मैंने खरीदा होगा कितने में, मैं कहूंगा इन दोनों को जोड़ लूं तो मुझे सीपी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, सीपी। अब जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9,061 प्लस 4100, तो भैया जी एक, छ, एक, 9 4 13, कितना हुआ, 13,161, 13,161 रुपया क्या हुआ, तो इसका सीपी हुआ। तो 13,161 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर एक। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर इतना समझ में आ गया है, बेसिक से आप कैसे करेंगे समझिएगा, इसको एक बस बेसिक से समझिएगा। देखिएगा, आप देखिएगा, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। ऐसे लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, आपको एसपी, यहां पर समझिएगा, यहां पर कर लेंगे सीपी माइनस एसपी, क्यों, क्योंकि माइनस में आएगा, लॉस में आएगा, तो सीपी
माइनस एस पी बटे सी पी 100। ठीक है। अगर एसपी माइनस सीपी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस क्या होता है आपका, जो आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका वही आएगा क्या, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर जब एसपी माइनस सीपी करते तो माइनस में आता, माइनस क्या बताता है, बेसिकली क्या बताता है, आपका लॉस बताता, ये हो गया। अब यहाँ पर जो 21% जो दिया है, ठीक है, अब इसी पर आप लगाएंगे। देखो एसपी दिया है, एसपी वन दिया है, सीपी नहीं पता, हम रख लेते। ऐसे लगाओ तो बड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, इस पे लगाओगे तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिएगा कितना दिया है डाटा। 18,122 पहले में बेच रहा है, 18,122 माइनस सीपीएक्स मान लिया, सीपी यहाँ 100 और पूरे 100 यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरी बार में क्या कर रहा है, आभान हो रहा है तो 9,061 में बेच रहा है, कितने में, 9,061 में बेच रहा है। तो अब बेच रहा है, सीपीएक्स मान लिया 9,061, सीपीएक्स क्लियर, इतनी बातें हैं। और गुणे 100। अब देखिएगा यहाँ पर जो है, ये क्या है आपका प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट, तो यहाँ लॉस है। बोला है जो लॉस से प्रॉफिट कितना है, 121 है। तो यहाँ अगर 100 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 121 होगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को अगर मैं भाग कर दूं तो भाग करूंगा तो क्या होगा, ये 100 से कटेगा, एक्स को नीचे एक्स से कटेगा। अब देखिए बचा कितना, 18,122 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 9,061 बराबर 121 बटे 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 18,122 डबल जीरो माइनस 100 एक्स बराबर 121 एक्स, ठीक है, माइनस 9,061 गुणे 121। ऐसे लिख दिया, समझिएगा क्यों लिखा हूं, समझिएगा। ये लिखेगा, मैं इसको डिवाइड इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 121 माइनस 100 इसी रह जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, 121 और माइनस प्लस 100 एक्स कितना हो जाएगा, 221 एक्स हो जाएगा। आप समझिएगा, मैं इसको इधर ले गया, अब इसको इधर लाऊंगा तो देखिएगा, ये आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 200 गुणे 200 गुणे 9,061। कैसे, क्योंकि ये भाई टू टाइम्स है, ठीक है। अगर इसको 200 से मैं डिवाइड करोगे तो 9,061 गुणे 200 आएगा, और प्लस 9,061 गुणे 121। इतनी बातें क्लियर। अब इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि 9,161 कॉमन हो गया। अब 9,161 कॉमन कर लिए तो कितना बचा, 200 प्लस 121 कितना हो जाएगा, 321 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर। अब 321 हो गया तो यहाँ पर 221 देखिएगा, इससे कट रहा है, 221 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको 41 आएगा। कितना आएगा, 41। तो एक्स बराबर 41। अब एक्स बराबर 41 यानी 321 और 41 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 41 से करने में 41, 41 दुना 82 और 82 चार 86 और 41 दिया 13,161 आ गया ना, कितना आया, 13,161। अच्छा, मैं ये गुणा किया हूं, अगर गुणा ना करता तो गुणा ना करता तब भी आ सकता था आंसर, कैसे आ सकता है समझिएगा। यूनिट डिजिट से कर लेता तो एक आता है यूनिट डिजिट। अब देखते हैं ऑप्शन में किसमें किसमें एक है, तो ऑप्शन ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो यूनिट डिजिट एक इसमें। बात क्लियर है ना। तो ये आपका बेसिक से हो गया। अब बेसिक से मुझे लग रहा बड़ा गंदा है, बेसिक से बड़ा गंदा कैलकुलेशन है। तो आप कैलकुलेशन से बचने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक अपना लीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। आप इतनी बातें क्लियर है, चलिए अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बात। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये है, दिया है डी, देखिएगा ये आपका है रीजनिंग का सवाल। इसका संबंध जैसे इससे है उसी का ऐसे ठीक उसी प्रकार या फिर एम का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा डी से एल बना है, के से एल बना है, तो देखिए 4 से 8 जोड़ते हैं तो 12 बन जाएगा। देखिए डी का मतलब 4 और एल का मतलब 12, कितना जोड़ रहा है, 8 जोड़ रहा है। ऐसे के का मतलब 11 और एस का मतलब 19, 11 8 19 9 यानी 8 जोड़ रहा है। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का मतलब एन होता है। एन किसमें है, ना इसमें है ना इसमें है, दोनों का हो सकता है। एफ में फिर 8 जोड़ेंगे तो 13 8, केस 21 किसमें, ये 22 हो गया, ये 21, ये सही है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका 7 मई 2020 को सोमवार है तो 7 मई 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब ये कैलेंडर का सवाल है, किसका है, कैलेंडर का सवाल है।
कैलेंडर। जब कैलेंडर आपको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तभी आपको ऐसे सवाल प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप कैलेंडर पढ़े होंगे, चलिए अगर कैलेंडर पढ़े हैं तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। चलिए कैसे होगा देखिएगा। 7 मई 2021, 7 में 2120 है, और फिर 7 मई ही पूछ रहा है, 2125 पूछ रहा है। देखिए ये दोनों डेट और मंथ सही में है, तो डेट मंथ में कोई अंतर है नहीं, तो बस 2120 से 2125 तक जाने में कितना दिन बढ़ेगा। और समझिएगा कि जैसे मान लो कि लीप ईयर, जब आपका लीप ईयर आता है, जब आपका लीप ईयर आता है, लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी जो होता है 29 का महीना होता है, किसका होता है, 29 का महीना। तो इसमें जो हमारे रिमाइंडर आता है, या बोल सकते हैं जो ऑड डेज आते हैं, कितने आते हैं, 2 आते हैं। जबकि जनरल ईयर में जनरल ईयर में जनरल ईयर में कितने ऑड डेज आते हैं, 1 आते हैं, यानी रिमाइंडर कितना, ऑड डेज 1 आता है। बात क्लियर है। अब देखिएगा 2021-20 2120 7 मई है। क्यों? क्यों 7 मई है? और दूसरी सी बात यह है कि ये फरवरी को क्रॉस कर गया है, फरवरी अब तो इसमें आएगा नहीं, तो इसका मतलब अब इस ईयर को हम जनरल कंसीडर करेंगे, और पहले साल को मानते हुए चलेंगे, जनरल कंसीडर। तो हम 21 2000 देखिएगा, 2120 में एक आपका और डेज आएगा, इसके बाद में 21 आएगा, कितना है, 21, 21 में भी एक आएगा, उसके बाद 22 आएगा, 22 भी क्या लीप ईयर है, नहीं तो एक से। फिर लीप ईयर का होता है जो साल 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अब 22 हो गया, इसके बाद में 23, 23 में भी आपका एक आएगा, अब आएगा 24, अब 24 लीप ईयर है ना, तो 24 में 2 आएगा, अगला 25 ही आ जा रहा है। अब देखिएगा, पहला आप ले लीजिए तो लास्ट वाला नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए कितने और डेज है, दो, तो 4, तो 6, 6, आप 6, ये हो गया आपका, कितनी बातें क्लियर, 6 है। अब देखिएगा यहाँ पर 6 और डेज हैं। अब सोमवार में आप कितना जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए। तो जब सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा, सोमवार में 6 जोड़ने का मतलब संडे यानी रविवार, संडे मतलब रविवार। बात क्लियर है इतना, रविवार क्लियर। तो रविवार आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये है आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, किसका है, सिलोजिज्म का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तभी मैं बता रहा हूँ, बस अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपका ये क्लास करना बेकार है। आप एक बार पढ़ लीजिए, तब इस क्लास कीजिए, आप पढ़े, बड़ी सहायता, बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए लिखा है सभी बोल समान हैं, सभी बोल समान। तो देखिएगा सभी बोल, देखिएगा ऐसे वेन डायग्राम पहले बनाना, सभी बोल क्या है, समान है, किसे है, समान, मैंने बोल दिया। फिर सभी गीत बोल है, सभी गीत बोल है, यानी गीत, सभी गीत बोल है, यानी क्या हो जाए, गीत बॉल के अंदर आ जाएगा। क्लियर इतनी। अब देखिएगा इसमें सभी, ये निष्कर्ष, ये कथन हो गया, कथन के हिसाब से मैंने ड्राइंग ये बना दिया, वेन डायग्राम। इसके बाद में निष्कर्ष क्या है, सभी गीत समान है, क्या बोला, सभी गीत सामान, सामान, सभी गीत क्या है, सामान है। अब सभी गीत अगर सामान है तो भैया सही है ना, क्योंकि सामान में पूरे गीत आ जा रहे हैं, तो पहला आपका सही हो, पहला आपका सही हो गया। दूसरा देखिए सभी सामान बोल है, सभी सामान बोल कैसे हो सकते हैं भैया, बोल हो सकते हैं सभी सामान, नहीं, लेकिन सभी बोल सामान हो सकते हैं, लेकिन सभी सामान बोल नहीं हो सकते, तो भैया दूसरा नहीं सही हुआ। तो केवल एक, तो केवल एक का मतलब केवल निष्कर्ष एक आंसर करता है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन आपका जाएगा ए जाएगा। क्लियर इतनी बातें। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, कथन देखिए क्या है, कुछ शहरे कस्बे हैं, ये शहर, कुछ शहर, कस्बे, सभी कस्बे राज, सभी शहर महाद्वीप, सभी शहर महाद्वीप, महाद्वीप। अब समझिएगा, तो निष्कर्ष क्या है, कुछ शहर राज है, समझिएगा, कुछ शहर, मैंने इस कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाया। अब बोला कुछ शहर राज, देखिए शहर राज, कुछ शहर राज्य के अंदर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, अब हो गया, आ रहे हैं, पहला सही हो गया, ठीक है। फिर कुछ महाद्वीप कस्बे हैं, कुछ महाद्वीप कस्बे, भैया डेफिनेटली आएगा, सभी शहर महाद्वीप है, तो कुछ कस्बे भी क्या है उसमें आ रहे थे, तो ये भी सही होगा। दोनों सही का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ने इसका यानी डी, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, एक ले लीजिए, लिख लीजिए, डी है, नीचे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल।
देखिएगा सवाल। सवाल है, एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपये में खरीदा जाता है, इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया जाता है, इसके मूल्य में 15% की छूट पर बेचा जाता है, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था? लाभ प्रतिशत बता रहा हूं। अब समझिए, इतने में खरीदा गया, इतना अधिक अंकित किया गया, 15% तो भैया इससे मुझे मतलब ही नहीं, मैं इसको लिखूंगा नहीं। मैं कहूंगा 100 में खरीदता था, 30% अधिक अंकित कर रहा हूँ, 130। अब इसमें 15% छूट दे रहा हूँ, 15% का मतलब होता है, क्या होता है, 3/20। इसका मतलब 17/20 में का इसका निकाल लेता हूँ। अब देखिए, जीरो जीरो कट गया, तो कितना हुआ? आप कहोगे दो भैया, ये रेशियो ले लो। रेशियो कितना हो जाएगा ये? आप कहोगे 100। रेशियो 13 बटे 17/2। अब तो इसको इधर इधर दो से कर लो, गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा? 200। 17 और 13 गुणा कर लो, तो 13 सत्ते, 17 तिया 51, तो 17 का 17, 17 5 22। कितना होगा? 22। अब भैया 200 से कितना ज्यादा है? 200 में से कितना अंतर है? 21 का अंतर कितने में? 200 में। तो लाभ कितना हुआ? 21 का 200 में लाभ हुआ, तो कहोगे मल्टीप्लाई 100 से कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो भैया 21/2%। इसका मतलब 10.5% आंसर। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो था डाटा, ये है कंफ्यूज करने के लिए। यही सब आपको ऐसे ही क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन सा डाटा आपके लिए जरूरी है, कौन सा डाटा लेना है, कौन सा नहीं लेना। नहीं तो फिर आप इसको लिखते, बड़ा फालतू क्वेश्चन हो जाता है, 154। ठीक है, और टफ होता जाता है आपके लिए। तो सवाल को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना, तभी तो आप कर पाएंगे। अब जिसे मैं 52 सेकंड में लगा दिया, एवरेज टाइम कितना? 126। अब शायद इसमें मैं कुछ ठीक है, अगर मैं यही डाटा लेता ना, मैं एक 26 में क्या 3 मिनट में भी नहीं लगा पाऊँ। बात समझ में आ रही है? तो मैं इस डाटा को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए मेरा सवाल लग गया जल्दी से। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये है, तीन संख्या इतना के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुना, पहली संख्या पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर इतना है। तो समझिएगा, तीन संख्या है, एक 11 है, एक 13 है, एक 15 है। ये संख्या अनुपात में दी है। कह रहा है पहली तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना। अब मैं इसका 3 गुना निकालूंगा, तो कहोगे कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 होगा। पहली और दूसरी संख्या की योगफल, पहली और दूसरी का योगफल कर लो, तो पहली दूसरी का योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 3 एक 4, 24 आएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, अंतर कितना है? 441 है। अंतर कितना हो जाए? 5 में से 4 है तो 21। 21 का वैल्यू दिया है 441, तो एक की वैल्यू हो जाएगी, आपको 21 हो जाएगी। एक की वैल्यू 21। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का, सबसे छोटी है सबसे बड़ी, सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये, तो अंतर कितना है? 4। अंतर कितना है? आप कहोगे अंतर आया आपका 4 का। अब जब अंतर 4 का है, तो 4 की वैल्यू 21 चौका 84। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन आपका बी सही है। अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, सवाल क्या है? सवाल है, ए किसी कार्य को 82 दिन में करता है, बी इस कार्य को 123 दिनों में कर सकता है, और सी इसी कार्य को अकेले 164 दिनों में कर सकता है। पहले दिन एक कार्य अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी सी मिलकर कार्य करते हैं, तीसरे दिन ए सी मिलकर कार्य करते हैं। वे इस चक्र के को दोहराते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए देखिए, एक इसी कार्य को बोला है 82 दिन में, बी इसी कार्य को 123 दिन में, सी इसी कार्य को 164। इन तीनों का लीजिए आप एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 164 में 182 तो है ही, हो जाएगा ठीक है। और 41 यानी ये हो जाएगा। आपको इसको लिख सकते हो क्या? समझिएगा, मैं एलसीएम कैसे ले आऊं। ये इसे लिख सकते हो 41 गुणे 3, इसे लिख सकते हो 41 गुणे 2, और इसे लिख सकते हो 41 गुणे 4। तो भैया 41 तो सब में कॉमन है ना। अब 2 3 4, तो इसका मतलब 4 तिया 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे 12। ये आ गया एलसीएम आपका। एलसीएम आ गया। क्लियर? इतनी बातें हैं।
अब एलसीएम जब इतना आ गया तो आपको 82, 41 पूरे ऐसे मिलेगा। इसको जब 82 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना भागफल? आपका भागफल को 41 दूना 82, 6 दूनी 12, ऐसे समझिए। 41 गुणे 82 और डिवाइड बाय 41 गुणे 12 डिवाइड बाय 82 जब करेंगे ना, तो इसे 41 दूना 82, तो छक 12, ऐसे निकला। सिमिलरली आप ऐसे फिर करेंगे, 41 से कट जाए, इस फिर कट जाए, बचेगा 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। ऐसे समझिएगा, 41 से कट जाएगा और 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो देखिएगा, आसान कर दिए ना आपका काम, एलसीएम निकालकर आसान कर दिए। अब यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाने हैं। अब एग्जाम में आप क्या करते? इन दोनों का बड़ा भयंकर लग कर देते, फिर ऐसे लिखते, फिर काटते पीटते, बड़ा गंदा हो जाता है। तो ऐसे शॉर्ट तरीके से आप एलसीएम निकालना भी सीखिए, तो जल्दी सा सवाल मिल जाएंगे। ये आ गया, क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए आगे क्या है। आगे क्या करना है आपको? करना ये है, यहाँ तक बात क्लियर हो। अब देखिए, पहले दिन एक अकेले कार्य करता है, समझिएगा। पहले दिन ए अकेले कार्य कर रहा है, ठीक है। दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन क्या कर रहा होगा? बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। और तीसरे दिन ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? ए और सी मिलकर कार्य करते हैं। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं, फिर इसके बाद में क्या होगा? फिर इसके बाद चौथे दिन क्या आएगा? ए आएगा। फिर पांचवें दिन क्या आएगा? बी प्लस सी आएगा। फिर छठवें दिन, ऐसे एक चक्र चलता रहेगा। बात क्लियर है इतना? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अगर इतनी बात तो समझ में आई तो ये बताइए, पहले दिन ए अकेले का, तो अकेले ए कितना? ये क्या? इफिशिएंसी, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी एक दिन का कार्य, एक दिन में ए कितना? 6 कार्य करता है, ठीक है। और बी सी मिलकर दूसरे दिन कितना काम करता है एक दिन में? दूसरे दिन दूसरा दिन है तो कितना दिन कार्य, कितना कार्य करेंगे? अब वो 4 3 7, एक दिन में दोनों मिलकर कितना? 7 काम करते हैं। और फिर ए और सी तीसरे दिन कितना काम करेंगे? 6 3 9 काम करेंगे। अब फिर यही, फिर इसके बाद में फिर 6 आएगा, फिर आएगा इसके बाद में 7, फिर आएगा, तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। आपको इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 6 13, और 13 और 9 कितना होगा? 22। कितना होगा? 22। यानी हम कहेंगे एक 3 दिन का कार्य, 3 डेज का कार्य 22 है। इतनी बातें क्लियर? टोटल कार्य कितना है? आपको इन दोनों का गुणा कर दो, 12 करने में 12, 12 चौक 48, 49, 492 टोटल काम है। अब समझिएगा, 400। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास चला जाए या डिविजिबल हो जाए? तो देखिएगा, 22 को पास पास करना है तो 22 दूना 44, कितना? दूना 44। उसके बाद में 44 और 7, 44 और 5, 5 4 9 52, फिर 22 दूना 44। इसका मतलब 22 बार जाएगा, कितनी बार? 22। तो मैं 22 बार तो ऐसे लेकर जाऊंगा, 22 बार काम करूंगा, तो 22 गुणे 22, यानी 22, तो कितना हो रहा है? 484 हो जा रहा है। हो जा रहा है काम ना? यानी हम 22, ये 22 काम, यानी 22 टाइम्स करेंगे तो 484 का। तो भैया 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना 22 से। तो टोटल दिन कितना हो गया? 22 दिन 66 दिन ऐसे काम कर लिए। कितना? 66 दिन में कितना काम हो गया? 484। इसके बाद में फिर आएगा, कौन काम करेगा? आप कहोगे आएगा अकेले, तो 6 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? ए अकेले आएगा एक दिन में, कितना काम करेगा? 6। तो कितना होगा? 490 होगा। अब 490 जब हो गया, बचा कितना? 2 काम। अब जो 2 काम बचा है, ये 2 काम कौन करेगा? ये जो 2 काम बचा, वो करेगा आके कितना? कहोगे आप कि आके बी और सी करेंगे, तो बी सी 7। अब इनका एक दिन, अगले दिन कितना काम? 2/7 करेंगे, तो ये 2/7 हो जाएगा। आप कहोगे 66 एक 67, सही 2/7। तो आंसर कौन सा है? 66 सही 2/7। ऑप्शन में है कोई? लो, सॉरी, 66 एक 67, 67, 67 सही 2/7। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ये आ गया, सी आ गया। क्लियर इतनी बातें? ये तो आसान है, ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ का तो समझ लीजिए, बोर्ड मार्क्स देखिएगा। 10 एक अर्थ है, फिर डी, डी है, फिर 2 है, ए है, 5 है, डी है। 10 डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ विभाजित। ए का अर्थ क्या है? जोड़ना। बी का अर्थ क्या है? गुणा। सी का अर्थ क्या है?
है ही नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 5 दिया है 15, 5 20 ऑप्शन दिया गया। देखिए इजी भी सवाल है, अच्छे भी सवाल है। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखिएगा। 2 वर्ष में 22,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 220 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज कितना होता है समझिएगा। ये क्या है? सी एस आई का क्वेश्चन, ठीक है। और दिया है सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस दिया है 220 रुपया। और प्रिंसिपल आपका कितना दिया है? 22,000। और टाइम कितना दिया है आपको? वो 200। तो देखो, इस सवाल को आप, मैं बता रहा हूँ इससे कर लो। देखो सीआईएसआई का 2 साल का जब डिफरेंस दिया होता है, यानी 2 साल के डिफरेंस हम डी टू निकालेंगे, डिफरेंस मतलब 2 साल का अंतर, तो हम निकालते हैं मूलधन का R% का R%। आपका आंसर आ जाता है। तो इसी पे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। 220 ठीक, आपका कितना है? 22,000। R%, आर पता नहीं, आर लिख देते हैं बटे 100। R%, आर बटे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप देखिएगा, जीरो जीरो से कटा, 22 से कटा, 100 आया, 100 इससे कटा, बचा कितना? 1 बराबर आर बट स्क्वायर बटे 10। तो यहाँ से हम बोलेंगे R² बराबर 100। आर बराबर √100। तो आर बराबर बोल सकते हैं 10 ना, 10%। क्या बोलेंगे? 10%। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अगर इतनी समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अर्धगोले, गोला है, समझे? ऐसे एक गोला है। पहले फार्मूला जान लीजिए। एक गोला है, एक, देखिएगा यहाँ पर एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दो चीज देखते हैं। ठीक है, कुल पृष्ठ गोले में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आ जाएगा? अगर त्रिज्या आर मान लें, रेडियस आर मान लें, ठीक है, रेडियस त्रिज्या समझिएगा। त्रिज्या अगर आर है तब, त्रिज्या अगर आर है तब क्या होगा? ये क्या है? गोला है। क्या है? और ये क्या है? आपका सम, आ, ये आर गोला है। क्या है? आर गोला है। त्रिज्या आर है, तो अर्ध कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जाएगा, इसका जाएगा 4 पाई R²। आयतन जाता है 4/3 पाई R³ जाएगा। ऐसे सिमिलरली इसका क्या जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिएगा। ठीक है, एक तो इसमें होगा आधे गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्ध गोला है तो कहेंगे 2 पाई R²। भैया तो आधा गोला हो गया ना, लेकिन ये जो है आपका, ये सर्किल बन जाता है ना, इस सर्किल का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? इस सर्किल का क्षेत्रफल पाई R² होता है, सर्कल का पाई। तो कितना हो जाएगा? 3 पाई R²। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई R²। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई R³। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा, इसी पे एक लग जाएगा आपका सवाल। सवाल इस पे है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कहोगे 3 पाई R²। तो देखिएगा 3 पाई की वैल्यू दिया 3.14, आर की वैल्यू कितना? 26। तो 26 में से कितना होता है? 676। 676। अब देखिएगा यहाँ पर आप कर सकते यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सबकी सेम है। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या? अब आप देखेंगे कि आप कर लेंगे, सोचेंगे कि चलिए कैसे करें डिस्टर्शन। डिस्टर्शन से क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पर 6 3 4 7 9 2, और यहाँ पर क्या 6 3 5 7। तो ये और इन दोनों में, इन दोनों का डिस्टर्शन सेम हो जाता है। किसका? इन दोनों का। तो डिस्टर्शन से भी आप यहाँ नहीं जा, अगर इन दोनों का ऑप्शन आ गया तो नहीं जा सकते। तो डिस्टर्शन भी फेल हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा ही अल्टीमेटली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब गुणा करने के लिए अब 676 ना लिख करके मैं लिखता 26 × 26 लिख देता। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाता है? ये 4 हो जाता, और 13 × 13 लिख सकता हूँ। अब मैं 13 से भाग गुणा करता हूँ, 13 × 4 = 52, 13 का नाम 13,
तेरह पाँच 18, तो 13 3 39, 39 एक 40, फिर से 13 से गुणा करेंगे, तो 13 गुणे 4 3 12 कर लूंगा, फिर 13 से गुणा, तो 13 दूना 26, फिर यहाँ पर दोनों लगा 13 दूना 26, 13 13 8 104, 104 106, 13 0 0 और 10 जीरो, 13 4 52, 1 53, कितना, फिर गुणे 12 करूंगा, 12 6 72, 12 6 72, फिर दो, और 12 6 72, और 7 2 9, और फिर 12 0 0, और 12 0 0, और इसके बाद में 7, फिर 10 यहाँ लगेगा, फिर 12 3 36, 36, फिर 6 12 25 60, 60 3 63, तो कितना आया, यहाँ पर 10 लग गया, तो 6367.92, 6367.92, देखो दोनों का डिस्टेंस क्या था, सेम, और ये इसमें से एक आंसर था, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये क्लियर इतना। चलिए अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका, 12 नंबर सवाल आपका, 12 नंबर सवाल, बोला एक पेन ड्राइव को इतने रुपए में बेचने में दुकानदार को 12% की हानि होती है, पेन ड्राइव का करेंगे, 12% की हानि होती है, इसका मतलब 12% क्या लिख सकते हैं, 12% को 3 बटा 25 लिखोगे, अब 25 में 3 की हानि हुई, ये क्या 3 की लॉस, तो भैया बेचेंगे कितने में, अब खरीदे थे इतने में, 3 का लॉस लिए, तो बेचा कितने में, आप कहोगे बेचोगे 22 में, 22 में बेचा, और 22 में जब बेचा तो इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी बातें क्लियर, इतनी तो दिखेगा, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, 11 करने में 11, और 3 14, 11 दूना 11 33, 11 दूना 22, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, पूछा क्या है, पेन ड्राइव का करें मूल, तो 25 क्या है इसका करें मूल, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, और 150 15, 165, 15,000, 1650, 1650 ऑप्शन कौन सा, बी, इतनी बातें क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये, देखिए ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, जो ट्रेन रेलगाड़ी वाला, ठीक है, ये देखिए 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड लगा लेता है रेलगाड़ी, फिर यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना, तो रेलगाड़ी का क्या बताना है, लंबाई बताना, माना रेलगाड़ी की लंबाई L मान लीजिए, ठीक है, अब समझिएगा, अगर पुल को, मान लो एक व्यक्ति को जब कोई रेलगाड़ी पार करती है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही उसकी डिस्टेंस हो जाती है, और डिस्टेंस को जब हम टाइम से भाग कर दें तो स्पीड पता चल जाती है, क्या स्पीड पता चल जाती है, यानी इसकी, जब हम किसी पॉइंट, किसी पोल, किसी व्यक्ति को जब हम किसी के द्वारा क्रॉस करते हैं तो उसकी जो लेंथ लगभग नगद मानी जाती है, नगद, तो जो ट्रेन की लंबाई या कार की लंबाई या बस की लंबाई होती है वही उसकी तय तय की दूरी हो जाती है उतने टाइम में, कितने जितने टाइम में उसके क्रॉस करता है, तो यहाँ एल हो जाए। अब बताइए 121 मीटर क्या था, पुल था, तो भैया इतनी दूरी चली होगी कितने टाइम में, हो गए 62 सेकंड में। अब देखिएगा, यही रेलगाड़ी पुल पर खड़ी एक व्यक्ति को, अब यहाँ पर व्यक्ति को, अब व्यक्ति को एक पॉइंट है क्रॉस करेगा, तो भैया जो यल यल ही दूरी चलेगा कितने टाइम में, आपको क्या से करें, अच्छा ये बताइए अगर दोनों का अंतर ले तो अंतर कितना आएगा, आप कहोगे कि 11 सेकंड का अंतर आ रहा है, यहाँ 11 सेकंड ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2121 मीटर ज्यादा, यानी 11 सेकंड में 121 मीटर, ठीक है, क्या चलती है, ट्रेन चलती है, तो बता सकते हैं 1 सेकंड में कितना चलेगी, यानी पर सेकंड कितनी चलेगी, पर सेकंड में हम ले लेंगे 11 मीटर चलेगी, ठीक है, 1 सेकंड में 11 मीटर, तो स्पीड क्या से पता चल गया ना, यानी 11 मीटर पर सेकंड स्पीड से पता चल गया, हमें निकालना क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, रेलगाड़ी की लंबाई लंबाई हम निकाल सकते हैं, अच्छा 11 सेकंड, 1 सेकंड में स्पीड कितनी होगी, अब बताइए मीटर पर सेकंड इतना है, तो यहाँ से एल बराबर बता सकते हैं ना, 51 सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना दूरी चलेंगे, एक, 5 1 6, और 5 561, 561 के अंदर ऑप्शन आपका ए। इतनी बातें क्लियर है, अगर ये शॉर्टकट आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं इसका बेसिक बताता हूँ, इसका बेसिक क्या होगा, सिर्फ समझिएगा इसका बेसिक क्या होगा, ये रेलगाड़ी थी 121 मीटर, और
लंबे पुल है, ये पुल की लंबाई थी, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई एल मान लिया। अब 121 मीटर, समझिएगा, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम बता सकते हैं दूरी बराबर, चलो दूरी, देखिए मैंने कहा दूरी जो था, यहाँ पर एक पुल को क्रॉस करने में रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय कितना है, हो गए 62 सेकेंड। तो हम बता सकते हैं भैया, एक तो पुल की लंबाई कितनी थी 121, रेलगाड़ी की लंबाई पता है, जो दूरी हो गई, और कितना चाल से, चाल पता नहीं है, चाल, और टाइम कितना ले रहा है 62 सेकेंड, ठीक है। तो चाल बराबर बता सकते हो आप, चाल बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 121 प्लस एल बटे 62, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुआ, एक व्यक्ति को, पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, ठीक है, कितना टाइम, देखो अब यहाँ व्यक्ति था, पॉइंट था, पॉइंट को हम नगन दूरी मानते हैं, तो हम कितना दूरी एल ही चलेंगे, कितने टाइम में 51 सेकंड में। चाल कितनी है आपकी, चाल वही रहेगी, तो चाल आपके बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे एल बटा क्या, तो भैया ये चाल बराबर है तो बराबर रख लोगे, और जब बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको यही आ जाएगा 121 प्लस एल बराबर 62। अब इसका गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 62 एल, और 121 गुणे 51 प्लस 51 एल। अब इसको देखिएगा, इसको गुणा मत कीजिएगा, अभी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा कहानी, 51 एल निकल ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, आपको हो गई 62 एल माइनस 51 एल बराबर 121 गुणे 51। तो यल बन गया, तो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर एक घटने के बाद कितना हो जाएगा, 11 एल, कितना आएगा 11 एल बराबर 121, क्या, अब 11 से काट दो, एल बराबर 11 गुणे 51। अब इसको एल बराबर निकाल दो, कितना हो जाएगा, एक, पांच एक छः, पांच, 5 आ गया ना, तो ये आपका बेसिक हो गया, ये था आपका सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो आपने कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक, आपने अभी तक क्वेश्चन कर लिए 13, मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 क्वेश्चन के बाद फिर अगला क्लास जब लेकर आऊंगा तो उसमें कराऊंगा। अगला सवाल देखिए, सवाल ये है, एक एक कार्य को कितना दिनों में कर सकता है, 20 कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, और एक साथ कार्य करे तो इसे कितने दिन में, ये आसान सा सवाल है। ठीक है, ए 1140 और बी 2280 दिनों में कर सकते, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको होगी 1140 का मान कितना है, ये 1140 का दोगुना है, तो 1140 गुणे दो, यहाँ कितना आएगा, दो आएगा, यहाँ कितना एक आएगा, दोनों एक साथ काम करें तो दोनों तीन एक साथ करते हैं, तीन काम करते हैं एक दिन में, टोटल काम कितना है 1140 गुणे दो, और 3 दिन में करेंगे, तीन काम करेंगे एक दिन में, कितना हो जाता है दोनों मिलकर, तो 3 से काट लो, 3 तिरिक 9, 8 तिरिक 24, 3 और 30, वो तो हो जाएगा कितना, 0 8 दूनी 16, 2 3 6, 7 7 760, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल, तो एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल गति से साइकिल चलाता है और 17 मिनट 5 सेकंड देरी से पहुंचता है, वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 17 मिनट 5 मिनट, ठीक है, 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी, अब देखिएगा यहाँ, एक हॉस्टल है, एक कॉलेज, इनके बीच की दूरी आप मान लेते हैं निकालना है, ठीक से ना। अब इसमें क्या होता है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस में दो चीज, अगर आपका डिस्टेंस सेम, तब स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की, इतनी बातें के लिए। और जब समय कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की, इतनी बातें आपको याद रखना ये। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डिस्टेंस सेम, तो भैया पहले कितना स्पीड था, देखिए पहले स्पीड कितना था, ये स्पीड पहले था 20, और जब कितना हुआ, देखिएगा 20 तो 17 मिनट, 17.5 मिनट देरी से पहुंचा, लेकिन जब स्पीड इसकी हुई 24, तो क्या हुआ,
17.5 मिनट जल्दी पहुंचा, समझिएगा। तो यहाँ पर स्पीड हुआ, स्पीड का रेशियो दिया है ना इतना, तो मैं कहूंगा भैया टाइम का रेशियो हो जाएगा, इस काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 6 चौक 24, तो कितना, 5:2। तो टाइम का, सॉरी, यहाँ पर आपका, हाँ, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप होगे 6/5 मिनट। अच्छा, यहाँ 17.5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और 17.5 मिनट यहाँ जल्दी से पहुंच रहा है, जल्दी पहुंचता है, ठीक है। अब अगर यहाँ जल्दी पहुंचता है, यहाँ पर देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब टी टाइम कुछ लग रहा होगा, ठीक है। तो कितना टाइम ले रहा था, 17.5 मिनट और ले रहा, और यहाँ वह टी टाइम तो लग रहा है, लेकिन क्या हुआ, 17.5 मिनट पहले पहुंच रहा है, जल्दी पहुंचता है, तो 17 टी टाइम से इतना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक। अब अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे इन दोनों का अंतर है आपके पास एक का, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आप घटाओगे दोनों में सिर्फ कितना, 17 दूना 34, 35, 35 मिनट, कितना आया, 35 मिनट, यानी एक की वैल्यू 35 मिनट, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 35 मतलब 35 दूना 70, और 7 × 21, 210 मिनट। इतनी बातें क्लियर। अब डिस्टेंस बताना है, 210 मिनट चला है, कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से, 20 की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 210 मिनट है चला है, तो 210 मिनट है जिसे घंटे में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, ये काटे ये काटे, अब देखो, 2 से कटा, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 7 × 21, कितना हुआ, 70 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी थी, 70 किलोमीटर। तो ये थे 15 सवाल जो मैंने आपको कराए हैं। अब आगे आप क्या करेंगे, अच्छे से और 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब इसके बाद में बचते हैं 25 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और से वीडियोस को शेयर कर दिया जिससे आपका परिवार बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।